So hello everyone, welcome back all of you on the YouTube channel of Krishna Academy. Here once again I am your friend and companion Chitransh Tadesh, and today we are going to talk about the degree of adjective, the second part of degrees of adjective के adjective की कितनी डिग्री होती है उसका हम लोग पहले जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर हम लोग सारा बेसिक डिस्कशन जर्नल डिस्कशन जो हमारा था वो हम लोग कर चुके हैं। तो अब हम सीधा उसको जर्नल डिस्कशन को स्किप करके हमारे नेक्स्ट रूल के बारे में बात करने वाले हैं। तो नेक्स्ट रूल जो हमने लास्ट रूल देखा था वो हमने देखा था रूल नंबर 7 जो है वो हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था। रूल नंबर 7 के अंदर हम लोग क्या देख रहे थे गाइज, यहाँ पर रूल नंबर 7 के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज जो होती हैं उनके कंपाउंड एडजेक्टिव जो होते हैं वो जर्नली मोर या मोस्ट का यूज करते हुए कंपैरेटिव डिग्री में या सुपरलेटिव डिग्री में चेंज होते हैं। यानी कि बेसिक अगर हमारा एडजेक्टिव किसी भी तरह से कंपाउंड एडजेक्टिव है तो कंपाउंड एडजेक्टिव क्या होता है, कोई भी एक वर्ड हो, ये नाउन होता है बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम। इस नाउन के बाद में या तो आईएनजी फॉर्म आ जाए और या फिर वर्ब जो होती है वो या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए और या फिर वर्ब के लास्ट में हम लोग ईडी जोड़ दें। अगर ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिले तो हमें सीधा क्या करना है, इन दोनों कंडीशन के अंदर जो भी हमारा वर्ड बन रहा है उस वर्ड को अगर हमें कंपैरेटिव डिग्री के अंदर लगाना है तो हमें किसका यूज करना है गाइज, यहाँ पर मोर का यूज करना है। इसी की जगह अगर हमें इसका सुपरलेटिव डिग्री यूज करना है तो उसमें हमें क्या करना है, मोस्ट लगा देना है। यानी कि यहाँ पर हम ई आर या ई एस टी को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं गाइज, इन दोनों को हम लोग यहाँ पे अवॉइड करते हैं, इन दोनों का हम प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, गुड लुकिंग। अब गुड तो हमारा क्या हो गया, एक एडजेक्टिव है, गुड बेटर बेस्ट बनता है हमारा, लेकिन गुड के साथ में एक वर्ड और जुड़ गया जिसमें है लुक प्लस आईएनजी। तो ये हमारा क्या बन रहा है, दो शब्द मिल करके एक सिंगल एडजेक्टिव यहां पर बन रहा है। तो यहां पर ये गुड लुकिंग हो गया, तो यहां पर बेटर लुकिंग कर दिया इसे और यहां पर इसे बेस्ट लुकिंग कर दिया। यानी कि अगर इररेगुलर अगर हमारा जो है उसमें हमने क्या किया, गुड को लिया, बेटर को लिया और बेस्ट को ले लिया। अगला एग्जाम्पल हम लोग इसमें क्या देखते हैं गाइस, लॉन्ग लास्टिंग। अब लॉन्ग लास्टिंग के अंदर हमें क्या करना है, यहां पर हम लॉन्गर लास्टिंग करेंगे और यहाँ पे लॉन्गेस्ट लास्टिंग कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग, लॉन्गर और लॉन्गेस्ट बन रहा है। फिर यहाँ पे बन रहा है लो पेड, लोअर पेड एंड लोवेस्ट पेड। इससे पहले वाले में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर क्या बन रहा था गाइस, यहाँ पर अगर हमारा केवल लुकिंग है तो गुड लुकिंग गुड लुकिंग बनेगा और फिर यहाँ पर बेटर लुकिंग बनेगा और यहाँ पर बेस्ट लुकिंग यहाँ पर हमारा बन रहा था। Sorry for that. Some compound adjectives have a first element consisting of an adjective. इसी का हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं इसी रूल का, कि कुछ कंपाउंड एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनमें फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो लगातार एडजेक्टिव की तरह परफॉर्म करता है, जिसे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए या तो हम उसके अंदर ई आर और ई एस टी को जोड़ देंगे और या फिर अगर कोई इर्रेगुलर अगर फॉर्म होगी कंपाउंड एडजेक्टिव की तो वहां पर हम इर्रेगुलर वाले कौन से हो गए, जैसे भी हमने देखा था गुड बेटर बेस्ट जो है ये हमारी इर्रेगुलर है, बैड वर्स वर्स्ट जो है वो हमारी इर्रेगुलर है। इसीलिए एक कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाता है चेंज करने के लिए फर्स्ट एडजेक्टिव को, बजाय कि मोर या मोस्ट का इस्तेमाल यहाँ पर हम नहीं करते हैं। जैसे कि इनमें हमने मोर और मोस्ट का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन बेसिक जो हमारे बन रहे थे जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था लास्ट टाइम, ये जो बेसिक जो हमारे बनेंगे जिसमें केवल वर्ड प्लस आईएनजी आ रहा है या वर्ड की थर्ड फॉर्म आ रही है, वहां पर तो हम मोर और मोस्ट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर इससे पहले कोई शब्द आ रहा है, इससे पहले भी कोई एडजेक्टिव आ रहा है, तो वहां पर हम इस एडजेक्टिव की फॉर्म्स को चेंज करते हैं। ये जो एडजेक्टिव है हमारा, इसकी फॉर्म जो है वो एज इट इज रह जाती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाता है। गुड लुकिंग, देखिए गाइस, तो गुड लुकिंग में क्या है कि वर्ड आया, वर्ड के साथ आईएनजी आया। अगर केवल लुकिंग होता तो इसको हम लोग क्या करते, ई आर या ई एस टी इसमें नहीं लगाते, लेकिन क्योंकि इससे पहले भी एक एडजेक्टिव यूज हुआ है तो हम इस एडजेक्टिव की डिग्रीज को चेंज कर रहे हैं और इस एडजेक्टिव को हम लोग एज इट इज रख रहे हैं, इसमें हम किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा रूल यहां पर क्या आता है, रूल नंबर 8। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो पहले ही
कंपेरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री का मीनिंग रखते हैं डू नॉट यूजुअली अकर विथ ER और EST, और ज्यादातर वो अपने साथ ER या EST को कैरी नहीं करते हैं या फिर मोर और मोस्ट को कैरी नहीं करते हैं, अनलेस वी वांट टू गिव स्पेशल एम्फेसिस। स्पेशल एम्फेसिस का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज पर विशेष बल देना या बहुत ज्यादा उस पर जोर देना। अगर हम उस पर विशेष बल नहीं दे रहे हैं या बहुत ज्यादा उस पर जोर नहीं दे रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में हम उसे ER या EST या मोर या मोस्ट लगा करके सुपरलेटिव या कंपेरेटिव डिग्री में यूज नहीं करते हैं। ऑफन फॉर ह्यूमरस इफेक्ट, और अक्सर कई बार ह्यूमरस यानी कि मजाकिया उसके अंदर टच देने के लिए, जैसे हम कहते हैं ना कि भाई आप विद्वान हैं, अब विद्वान से ज्यादा बड़ा स्कॉलर और कौन हो सकता है? अरे आप तो विद्वानों के भी विद्वान हैं, तो वो एक ह्यूमरस टच देने के लिए कि भाई आप तो स्कॉलर्स के भी स्कॉलर्स हैं, तो इसलिए वहां पर हम लोग क्या करते हैं? ER या मोर मोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मसल्स आर माई मोस्ट फेवरेट फूड, मिसल्स जो है वो मेरी सबसे ज्यादा, यानी कि यहाँ पे मैंने क्या कह दिया? फेवरेट है। अब फेवरेट का आगे मैंने मोस्ट लगा लिया, तो मोस्ट फेवरेट फूड है मतलब सबसे ज्यादा फेवरेट फूड है। अब उसमें और कुछ भी नहीं बचा कि उससे भी बेहतर कुछ हो सकता है, ठीक है। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ एडजेक्टिव लाइक दीज आर कंप्लीट। अब कोई चीज अगर अपने आप में कंप्लीट है तो वो पहले ही सुपरलेटिव डिग्री में आ गई। भाई जैसे कि मेरे को किसी ने एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लिए दी कि भाई ये एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज के अंदर टोटल कितने क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चंस है। अब 10 क्वेश्चंस को मुझे परफॉर्म करना है और मैंने 10 के 10 क्वेश्चंस को परफॉर्म कर दिया, तो मेरा काम क्या हो गया? कंप्लीट हो गया ना गाइस। अब जब कोई चीज कंप्लीट है तो वो मोर कंप्लीट या मोस्ट कंप्लीट तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो कार्य पहले ही समाप्त हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, उसको और ज्यादा पूर्ण या उससे भी सबसे ज्यादा पूर्ण तो हम कह ही नहीं सकते। गेटिंग माई पॉइंट? तो कंप्लीट वर्ड यहाँ पे हमें क्या करता है? सुपरलेटिव डिग्री का सेंस देता है। ऐसे ही कहते हैं इक्वल। इक्वल यानी कि दो चीजें बराबर है, बराबर है से भी ज्यादा बराबर है और सबसे ज्यादा बराबर है, तो बराबर का मीनिंग भी वही हुआ कि दोनों पैरेलल हैं, दोनों इक्वल हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फेवरेट। इसकी भी कभी कंपेरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती। परफेक्ट, अब कोई चीज अगर परफेक्ट है तो उसको मोर परफेक्ट या मोस्ट परफेक्ट कहना गलत होगा, वो चीज वहां पर नहीं कही जा सकती है गाइस। इस चीज का आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, राइट। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? यूज ऑफ कंपेरेटिव्स। अब कंपेरेटिव्स का यूज करने के लिए कुछ अलग हमारे रूल आ रहे हैं, उन रूल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जस्ट लाइक अदर एडजेक्टिव्स, दूसरे एडजेक्टिव की तरह ही कंपेरेटिव जो है वो प्लेस किया जा सकता है नाउन से पहले, यानी कि कंपेरेटिव डिग्री को नाउन से पहले रखा जा सकता है एट्रीब्यूटिव पोजीशन के अंदर। अब एट्रीब्यूटिव पोजीशंस के लिए आपको फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो देखना पड़ेगा, जिसके अंदर मैंने टाइप्स ऑफ जो एडजेक्टिव है वो सारे बता रखे हैं। तो एट्रीब्यूटिव प्रोजेक्ट पोजीशन कौन सी होती है या एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कौन सा होता है वो आपको वहां पर बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अ मोर इंटेलिजेंट चाइल्ड। अब यहां पर देखिए कंपेयर तो किया गया है, लेकिन किससे कंपेयर किया गया वो जरूरी नहीं है और ना ही वो यहां पर दे रखा है, ठीक है। जस्ट लाइक मान लीजिए कि मेरी क्लास के अंदर 2 स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट है राम, दूसरा स्टूडेंट है सोहन। तो राम जो है वो सोहन से ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो मैं अब राम को बिल्कुल किनारे करके सीधा क्या कह रहा हूं? सोहन को बिल्कुल किनारे करके क्या कह रहा हूं कि राम इज अ मोर इंटेलिजेंट चाइल्ड। यानी कि यहां पर जब मैं कहता हूं मोर इंटेलिजेंट तो अपने आप ही 2 का फीलिंग आ जाती है कि कोई 2 है, उनमें से ये जो है जिसके बारे में बात की जा रही है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है। गेटिंग माई पॉइंट? तो सेकंड जो है जिससे कंपेरिजन किया जा रहा है वो एक्चुअली वहां हमारा अननोन बन जाता है, उसे हम लोग वहां पर इतना ज्यादा कहते हैं ना भाव नहीं देते या उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। अब बिगर पीस ऑफ केक, पहले ही बात कर चुके हैं। कौन सा है बिगर पीस? नंबर 1 जो है वो बिगर पीस ऑफ केक। यू हैव ऑलरेडी ईटन अ बिगर पीस ऑफ केक, यानी कि तुम पहले से ही तुलनात्मक रूप से एक बड़ा, यानी बाकी को जितना मिला है, सेकंड पर्सन को जितना मिला है उससे बड़ा पीस जो है केक का तुम पहले ही खा चुके हो। तो यहां पर हमें सेकंड जो पोर्शन है केक का उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर अगर मैंने कहा है बिगर, अगर मैं यहां पे कह रहा हूं बिगर, तो इसका मतलब है ये चीज ऑटोमेटिकली यहां पर क्लियर ही हो जाएगी कि बिगर किसके लिए कहा जा रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट आता है कंपेरेटिव्स कैन ऑल्सो अकर आफ्टर बी एंड अदर लिंक वर्ब्स, यानी कि कंपेरेटिव डिग्रीज को हम लोग बी के बाद में, यानी बी फॉर्म्स की जो वर्ब्स हैं, एक बार बी देख लीजिए। बी क्या है?
जब भी हम पैसिव वॉइस के अंदर कोई सेंटेंस बनाते हैं तब हम बी का इस्तेमाल करते हैं। जब हम कुछ मॉडल्स की पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, पैसिव के अंदर कर लेंगे एक तो, और जब किसी भी फॉर्म की, किसी भी वो मॉडल की पास्ट फॉर्म अगर हम यूज करते हैं तो, यानी कि मॉडल प्लस बी का हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो पोजीशन है जहां पर हमें बी देखने को मिलता है, तो बी के बाद में भी उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। द स्ट्रीट हैज बिकम क्वाइटर सिंस दे लेफ्ट, यानी कि जो सड़क है वो बहुत ज्यादा शांत हो चुकी है। किससे ज्यादा शांत हो चुकी है? जब से वो गए हैं, यानी कि जब वो यहाँ पर थे पहली सिचुएशन वो है, दूसरी सिचुएशन वो चले गए, ये दो सिचुएशन है। तो स्ट्रीट कौन सी कंडीशन में ज्यादा शांत है? जब से वो गए हैं। तो यहां पर हमने किसका इस्तेमाल कर लिया? मोर क्वाइटर का इस्तेमाल कर लिया। अब ये क्वाइटर कौन है? स्ट्रीट है। शांत कौन है? स्ट्रीट है। तो यहां पे हमने देखा कि पीस से जस्ट पहले हमने बिगड़ लिया, चाइल्ड से जस्ट पहले हमने मोर इंटेलिजेंट लिया, लेकिन यहां पर हमने स्ट्रीट से जस्ट पहले क्विटर का इस्तेमाल नहीं किया, यानी कि क्विटर बाद में भी, यानी कंपैरेटिव डिग्री के जो वर्ड हैं वो जिस नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं उसके बाद में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फिर है यू शुड बी मोर सेंसिबल। तो किसे ज्यादा सेंसिबल होने के लिए कहा जा रहा है? यू को, यानी कि हमारे सब्जेक्ट को कहा जा रहा है कि तुम्हें और ज्यादा सेंसिबल, अभी तुम जितने सेंसिबल हो उससे ज्यादा सेंसिबल होने की जरूरत है। तो उसके लिए मैं किसका इस्तेमाल कर रहा हूं? मोर सेंसिबल बोल रहा हूं, लेकिन यू से पहले नहीं रख रहा इसे, क्योंकि यू से पहले रखूंगा तो एट्रीब्यूटिव पोजीशन हो गई, लेकिन मैं इसे एट्रीब्यूटिव पोजीशन पे इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। कंपेरेटिव्स आर वेरी कॉमनली फॉलोड बाय देन, यानी कि कंपेरेटिव्स के बाद बहुत ही साधारण रूप से देन का प्रयोग किया जाता है। मैंने अपने वीडियो के अंदर जब स्टार्ट किया था डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, तब मैंने वो चीज़ क्लियर की थी कि यहाँ पर लगता है देन कंपेरेटिव डिग्री में, और सुपरलेटिव डिग्री में जो है वहाँ पर जो डिग्री होती है उससे पहले हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? द का इस्तेमाल करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगना चाहिए, और कंपैरेटिव डिग्री में जिन दो के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है उनके बीच में देन का यूज किया जाना चाहिए। एंड अ प्रोनाउन और नाउन ग्रुप, यानी कि जहां पर किसी प्रोनाउन का ग्रुप हो या नाउन का ग्रुप हो, इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब हु द अदर पर्सन और थिंग इन्वॉल्व इन द कंपेरिजन इज। तो हम वहां पे क्या करते हैं? देन के बाद में प्रोनाउन का ग्रुप या फिर नाउन का ग्रुप रखते हैं, और दोनों के बीच में हम लोग देन का यूज करते हैं, ताकि किसका कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, किसकी तुलना किससे की जा रही है, इस चीज को स्पष्ट रूप से या साफ तौर से दर्शाया जा सके। इसके लिए हम ऐसा करते हैं, जैसे कि जॉन इज टॉलर देन मी, तो सबसे पहली बात हो गई मी और दूसरा हो गया जॉन। तो हम दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। ज्यादा बड़ा, ज्यादा लंबा कौन है हम में से? जॉन जो है वो ज्यादा लंबा है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन के जस्ट बाद किसका प्रयोग हुआ है? तो देन का प्रयोग हुआ है, जैसा कि हमने यहां पर बात की थी। आई थिंक दैट शी इज का मतलब क्या हो गया? शी इज मोस्ट इंटेलिजेंट देन, मोर इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर। तो इस शी के लिए कहा जा रहा है, ये शी क्या है? ज्यादा इंटेलिजेंट है, देन का यूज किया गया। फिर आ गया यहाँ पर हर सिस्टर। हर सिस्टर का मतलब क्या हो गया? हर में हमने यहाँ पे यूज कर लिया प्रोनाउन का, और सिस्टर में यूज कर लिया नाउन का, जबकि यहाँ पर मी में हमने केवल प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? अ प्रोनाउन और नाउन ग्रुप, यानी कि केवल एक प्रोनाउन भी हो सकता है, कोई एक नाउन भी हो सकता है, या उनका एक ग्रुप भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रोनाउन और नाउन का एक ग्रुप बन रहा है, जैसे कि आई थिंक ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम, एज वेल एज प्रोनाउंस एंड नाउन ग्रुप्स देन इज ऑफन फॉलोड बाय अदर काइंड्स ऑफ क्लॉजेस, यानी कि बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रोनाउन और नाउन ग्रुप में हमने देखा है, वैसे ही दूसरे तरह के जो क्लॉज हैं। देखो गाइस, क्लॉज अभी समझाऊं या क्लॉज को मैं आपको बाद में समझाऊं? जब हम जिस समय हम लोग पढ़ेंगे कंजक्शंस, उस समय में आपको मैं ये टॉपिक एक बार क्लियर करूंगा। अभी एक बार शॉर्ट में बता रहा हूँ क्लॉज एक्चुअली होता क्या है, उसे एक बार हम लोग देख लेते हैं शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में देखेंगे। एक सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होता है, और उस सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बताया जाता है उसे उसका प्रेडिकेट कहते हैं। हिंदी में कहें तो एक वाक्य के अंदर एक कर्ता होता है, और उस कर्ता के साथ में उस वाक्य का विधेय रहता है। ठीक है, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसे आसानी से समझ पाएंगे।
तो एक सब्जेक्ट होता है, इस सब्जेक्ट के बारे में पूरा सेंटेंस है, तो ये प्रेडिकेट है। अब क्या होता है कि यहाँ पर हम अगर एक सब्जेक्ट के और एक प्रेडिकेट के बीच में अगर हम कोई एक और सेंटेंस लिख देते हैं तो वो वहाँ जाकर के क्लॉज बन जाता है। वहाँ जाकर के वो क्या बन जाता है? क्लॉज बन जाता है। जैसे कि राम इज ईटिंग मैंगो, ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया पूरा हमारा प्रेडिकेट, क्योंकि ये पूरा का पूरा वाक्य किसके बारे में है? राम के बारे में। अगला हम इसमें क्या कहते हैं? राम स्लैश हु इज माई यंगर ब्रदर, एक मिनट स्लैश को हटा रहा हूं मैं। राम हु इज माई यंगर ब्रदर इज ईटिंग मैंगो। ठीक है गाइस, तो यहां पर ये सब्जेक्ट भी है और ये प्रेडिकेट भी है, लेकिन इसके बीच में ये एक सेंटेंस और आ गया, तो इस सेंटेंस को हम लोग यहां पे क्या कह देते हैं? क्लॉज कह देते हैं। ठीक है, CLAU, ऐसी क्लॉज यहां पर हम इसे कह देते हैं। आई थिंक द पोर्शंस वर बिगर देन दे वर लास्ट टाइम। मुझे लगता है, अभी आई थिंक एक तरह का क्लॉज बना रहा है, क्योंकि सेंटेंस हमारा कहां से शुरू हो रहा है? द पोर्शंस वर बिगर से। लेकिन आई थिंक क्या बता रहा है? यहाँ पे क्लॉज बता रहा है कि भाई ये इसकी केवल उसकी खुद की सोच है कि जो पोर्शंस थे वो बड़े थे जैसा कि वो पिछली बार थे। किसी भी चीज़ के पोर्शन, किसी भी चीज़ के आप एक पोर्शन मान सकते हैं। जैसे कि आपने एक केक को काटा है और आपको लगता है कि भाई पिछली बार जिस पोर्शन में, यानी जितना पोर्शन था केक का जो हर व्यक्ति को मिलने वाला था, इस बार वो पोर्शंस जो हैं पिछली बार से ज़्यादा बड़े हैं, बिगर हैं। तो यहाँ पर किसके बारे बीच में हो रहा है कंपैरिजन? पोर्शंस का कंपैरिजन हो रहा है पिछली बार और अभी के बीच में। दे हैड गिवन अ बेटर परफॉर्मेंस देन इन प्रीवियस ईयर। उन्होंने इस साल जो है बेटर परफॉर्मेंस दी है पिछले साल के कंपैरिजन में। तो पिछले साल जो थी वो इतनी बेटर परफॉर्मेंस नहीं थी, इस साल जो है बेटर परफॉर्मेंस दी गई है, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। आगे क्या इसी में रूल आता है? कंपैरेटिव्स आर ऑफन क्वालिफाइड बाय यूजिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस सच एज मच, अलॉट, फार, अ बिट और लिटिल, स्लाइटली। इस तरीके से भी कंपैरेटिव डिग्रीज का इस्तेमाल किया जाता है, या कंपैरेटिव डिग्रीज इस तरीके से भी यूज की जा सकती है। यू शुड गो बाय ट्रेन, इट वुड बी मच चीपर। अब देखो मच चीपर का मतलब क्या हो गया कि वैसे तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे केवल दो ही वर्ड आ रहे हैं, अब तक 2 दिन से हम 2 ही वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, या तो मोर के बारे में बात कर रहे हैं या मोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मच को देख करके भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मच जो है क्या वो भी कंपैरेटिव डिग्रीज में आएगा? आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसके बारे में हमने कोई डिस्कशन नहीं किया। यहाँ पर मच किसके लिए कहा जाता है? चीप के लिए कहा जा रहा है कि भाई और ज्यादा तुम्हें सस्ता पड़ेगा। क्या पड़ेगा? सस्ता पड़ेगा। यानी कि अगर मैं चाहूं तो यहां पर मच की जगह भी ये भी कह सकता हूं अ बिट या अ लिटिल चीपर, थोड़ा तुम्हें कम पड़ेगा। तो अगर हम देखें कि कोई चीज अगर मुझे सस्ती पड़ रही है तो मैं 2 तरीके से कह सकता हूं, तुम्हें थोड़ी सस्ती पड़ेगी। थोड़ी सस्ती पड़ेगी का मतलब जनरली अगर तुम बाय बस जाते हो तो तुम्हें महंगा पड़ेगा, और अगर तुम बाय ट्रेन जाते हो तो तुम्हें थोड़ा सस्ता पड़ेगा। तो थोड़ा सस्ता पड़ेगा इसका मतलब क्या है? यहाँ पर भी तो कंपैरिजन ही हो रहा है, बस के फेयर में, किराए में, और ट्रेन के किराए या फेयर के अंदर दोनों के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है। और ट्रेन को क्या बताया जा रहा है? थोड़ा सा सस्ता बताया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया? मच का इस्तेमाल करके भी अगर चीपर बनाया तो भी ये एक्सेप्टेबल रहता है। फिर ये देखिए, कुड यू बी अ बिट क्वाइटर? क्या तुम थोड़े और शांत रह सकते हो? जितना तुम बोल रहे हो क्लासरूम में, जितना तुमने शोर मचा रखा है, क्या तुम उससे थोड़ा और शांत रह सकते हो? तो उसके लिए हमने क्या किया? अ बिट क्वाइटर बोल दिया। यानी कि एक तरफ तो है जितना तुम अभी शांत हो और जितना मैं चाहता हूं कि तुम शांत हो जाओ, तो दोनों में कंपैरिजन कर दिया गया। और इस्तेमाल किसका किया गया? अ बिट का। आई एम फीलिंग अ लॉट बेटर, मैं बहुत बेटर अब महसूस कर रहा हूं। तो देखिए इन सब के साथ में, चाहे मच हो, अलॉट हो, फार हो, अ बिट हो या अ लिटिल हो, स्लाइटली हो, इन सब के साथ में किसका यूज किया गया है? कंपैरेटिव डिग्री का यूज यहां पर किया जा रहा है। डू यू हैव वन दैट्स स्लाइटली बिगर? क्या तुम्हारे पास जो सामान, जो तुम्हें शर्ट दिखा रहे हो, मुझे टी शर्ट दिखा रहे हो, क्या मुझे थोड़ा सा बड़े साइज में दिखा सकते हो? तो यानी कि अभी और थोड़ा बड़ा साइज।
अभी का साइज और थोड़ा बड़ा साइज, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया गया है। टू कंपैरेटिव्स कैन बी कॉन्ट्रास्टेड बाय प्लेसिंग द बिफोर देम, यानी कि जब हम दो कंपैरेटिव्स जो हैं अगर उनके पहले द का यूज कर लें, कंपैरेटिव डिग्री में बात कर रहा हूं, सुपरलेटिव में बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सुपरलेटिव में तो द लगाना ही है। दो कंपैरेटिव डिग्रीज हैं, अगर उनसे पहले द का यूज हो जाता है, द अगर लगा दिया जाता है, तो वो दोनों विरोधाभासी हो जाते हैं, यानी कि एक दूसरे से कॉन्ट्रास्ट मीनिंग देना शुरू कर देते हैं। इंडिकेटिंग दैट अ चांस चेंज इन वन क्वालिटी इज लिंक्ड टू अ चेंज इन अनदर, यानी कि वो ये दर्शाते हैं कि जो एक की क्वालिटी है उसमें थोड़ा सा चेंज आने वाला है, जो परिवर्तन आने वाला है वो परिवर्तन दूसरे शब्द से जुड़ा हुआ है। इसे एक बार एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि थोड़ी थ्योरेटिकल लैंग्वेज है तो उसमें थोड़ा मुश्किल लगेगा। द स्मॉलर गिफ्ट द ईजियर इट इज टू सेंड, यानी कि गिफ्ट जितना छोटा होगा उतना ही उसे भेजना आसान होगा। अब यहां पर देखिए, ईजियर से पहले द लगाया गया और स्मॉलर से पहले भी द लगाया गया है, यानी कि कोई भी चीज जो सामने मेरे पड़ी है, मान लीजिए एक बड़ा गिफ्ट मेरे सामने पड़ा है, तो मैं उसको देख करके सीधा एक कमेंट मारता हूं कि द स्मॉलर द गिफ्ट द ईजियर इट इज टू सेंड, यानी कि गिफ्ट जितना छोटा होगा उसे भेजना उतना ही आसान होगा। तो मैंने यहाँ पे दो कंपैरिजन कर लिए, गिफ्ट का छोटा होना और भेजने में जो मुसीबत है उस मुसीबत का आसान होना। तो यहां पर हम इन दोनों के आगे क्या कर रहे हैं, द का यूज कर रहे हैं। द मोर स्ट्रेस्ड यू आर, जितना ज्यादा तुम स्ट्रेस्ड रहोगे, तनाव में रहोगे, द वर्स इट इज फॉर योर हेल्थ, उतना ही तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए बुरा रहेगा। तो देखिए यहां पर स्मॉलर का ईजियर से लेना देना है कि नहीं है, सीधे तौर पर दोनों का लिंक बन रहा है ना, कि स्मॉलर क्या, गिफ्ट, किसे भेजना आसान रहेगा, गिफ्ट को भेजना आसान रहेगा। यहां पर द मोर यू स्ट्रेस, जितना ज्यादा स्ट्रेस होगे उतना ही वर्स होगा, उतना ही बुरा होगा, किसके लिए, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए। तो इसलिए तनाव नहीं लेना चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। द टू कंपैरेटिव्स कैन आल्सो बी लिंक्ड विद एंड टू शो अ कॉन्टिन्यूइंग इंक्रीज इन अ पर्टिकुलर क्वालिटी, यानी कि दो जो कंपैरेटिव डिग्रीज हैं उन्हें एंड से जोड़ा जा सकता है, ताकि हम वहां पर लगातार उनकी जो बढ़ती हुई जो एक निश्चित क्वालिटी है, यानी कि किसी भी व्यक्ति के अंदर एक क्वालिटी है और वो क्वालिटी धीरे धीरे लगातार बढ़ती जा रही है, तो उसे बताने के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर सकते हैं, और दो कंपैरेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं उन्हें हम एंड से जोड़ सकते हैं। द सी वॉज गेटिंग रफर एंड रफर, अब यहां पर रफर आया एंड रफर आया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अब धीरे धीरे क्या है कि समुद्र जो है वो क्रूर से क्रूर या फिर मुसीबत से भरा हुआ या मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। हर इलनेस वॉज बिकमिंग वर्स एंड वर्स, यानी कि उसकी जो बीमारी है अब वो बुरी से बुरी होती जा रही है। देखिए ऐसा कभी नहीं होगा कि रफर आएगा और यहाँ पे कोई दूसरा वर्ड आ जाएगा, जब एंड से जुड़ेंगे दोनों तो एक ही वर्ड है जो वापस रिपीट होगा, वर्स एंड वर्स, मोर टायर्ड एंड more tired, he become more and more tired as the weeks went by, जैसे जैसे सप्ताह गुजर रहे हैं, जैसे जैसे सप्ताह गुजर रहे हैं वैसे वैसे उसे वो और ज्यादा थकान से भरा जा रहा है या थकान से भरता जा रहा है। मोर एंड मोर टायर्ड यहाँ पर वो बन रहा है और यहाँ पर वर्स से भी वर्स कंडीशन होती जा रही है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, धीरे धीरे लेकिन कॉन्टिन्यूसली, लगातार बढ़ते हुए किसी डिग्री को, या अगर किसी भी शब्द की जो हमारा एडजेक्टिव है अगर उसकी पर्टिकुलर क्वालिटी जो है, एक निश्चित क्वालिटी होनी चाहिए, अगर वो धीरे धीरे लगातार बढ़ती जा रही है तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल कर लेंगे, एंड से हम उन दोनों वर्ड्स को वहां पर जोड़ लेते हैं, उन्हें जोड़ लेना चाहिए ताकि लगातार कॉन्टिन्यूइंग इंक्रीज जो है उसे वहां पर दिखाया जा सके। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर गाइस क्या टॉपिक आता है, यूज ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री के सारे यूजेस देख लिए हमने, अब इसी के साथ में हम सुपरलेटिव डिग्री के यूज देखते हैं। लाइक कंपैरेटिव्स, बिल्कुल कंपैरेटिव्स की तरह ही सुपरलेटिव डिग्री जो है उनसे पहले भी नाउन से पहले एट्रीब्यूटिव पोजीशन के अंदर, यानी नाउन से जस्ट पहले उन्हें रखा जा सकता है, और अकर या फिर वो बी या दूसरे जो लिंकिंग वर्ब्स हैं उनके बाद भी आ सकती है।
तो बिल्कुल जैसा हमने एडजेक्टिव कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स में पढ़ा, बिल्कुल वैसा ही सुपरलेटिव्स में भी है। देखिए, इट इज द मोस्ट डिलीशियस आ गया, और यहाँ पर एनाबेल वॉज द यंगेस्ट, तो चॉकलेट से जस्ट पहले आ गया मोस्ट डिलीशियस, और एनाबेल से जस्ट पहले नहीं आ रहा है। जो लिंकिंग वर्ब्स हैं, ये आ गई ना लिंकिंग वर्ब बीच में, जोड़ने वाली वर्ब। लिंकिंग वर्ब्स कौन कौन सी हो सकती है? या तो मेन वर्ब होगी या फिर हेल्पिंग वर्ब होगी। ये दोनों ही लिंकिंग वर्ब्स में आती हैं, यानी कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जोड़ने का काम कर रही है। दिस रेस्टोरेंट इज द बेस्ट, यहां पर भी ये एट्रीब्यूटिव पोजीशन में नहीं है, यहां पर भी ये दोनों अलग अलग रखे गए हैं, बीच में इनके लिंकिंग वर्ब्स आई है। एज शोन इन द सेकंड टू एग्जांपल, जैसा कि बाद वाले दो एग्जांपल्स में बताया गया है, सुपरलेटिव आर ऑफन यूज्ड ऑन देयर ओन, यानी कि कई बार सुपरलेटिव डिग्री जो है अपने खुद के दम पे भी इस्तेमाल कर ली जाती हैं। इफ इट इज क्लियर व्हाट और हु इज बीइंग कंपेयर्ड, अगर ये साफ तौर पर जाहिर हो कि किस व्यक्ति को या किस वस्तु को, व्हाट और हु इसीलिए कहा गया है कि किस व्यक्ति को या किस वस्तु को वहां पर कंपेयर किया जा रहा है। इफ यू वांट टू बी स्पेसिफिक अबाउट व्हाट यू आर कंपेयरिंग, अगर आप बिल्कुल निश्चित हैं कि किस चीज की आप तुलना कर रहे हैं, यू कैन डू दिस विद अ नाउन, तो आप ये तुलना एक नाउन के साथ कर सकते हैं, और अ फ्रेज या फिर एक वाक्यांश के साथ। फ्रेज किसे कहा जाता है? वाक्यांश को, वाक्यों का अंश, छोटे छोटे वर्ड्स का जो एक ग्रुप होता है, जो अपने आप में सेंटेंस नहीं बन रहा होता, किसी सेंटेंस का पार्ट होता है, उसे हम लोग फ्रेज कहते हैं। बिगिनिंग विथ इन और ऑफ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए दो वर्ड, और उस फ्रेज के स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए? या तो इन होना चाहिए या फिर ऑफ वहां पर होना चाहिए। एनाबेल वॉज द यंगेस्ट चाइल्ड, अब यंगेस्ट चाइल्ड में कितने बच्चों में सबसे ज्यादा यंगेस्ट है, ये हमें एक नेचुरली या तो पता होगा, ठीक है। जैसे मैं किसी के घर पे जाता हूं और मुझे पता है कि इनके 4 बच्चे हैं, और 4 बच्चे में से एक मेरे सामने से निकला, मैंने पूछा भाई ये, बोले कि ये एनाबेल है, ये हमारी सबसे छोटी बच्ची है, ठीक है। तो मुझे अगर पहले से पता है वो कॉन्ट्रैक्ट्स के उनके कितने बच्चे हैं, तो वो वहां पर अगर वो कहते हैं द यंगेस्ट अगर कह रहे हैं, तो इसका मतलब मैं देख रहा हूं सुपरलेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं, मतलब 2 से तो ज्यादा है, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं? सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर रहे हैं। अगर 2 होते तो ये यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। एनाबेल वॉज द यंगेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, यानी कि जितने भी बच्चे हैं, देखो मैंने क्या कहा था, फ्रेज के आगे क्या होना चाहिए? ऑफ का इस्तेमाल होना चाहिए। दिस रेस्टोरेंट इज द बेस्ट इन टाउन, गेटिंग माई पॉइंट। तो जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं, या तो हम किसी भी चीज का यूज ना करें, जहां पर अंडरस्टूड हो वहां पर तो हम क्लियरली बोल करके बात को छोड़ सकते हैं, जहां पर ऑफ का इस्तेमाल करें वहां पर भी ग्रुप होगा, और जहां पर हम दूसरे फ्रेज का इस्तेमाल करें, 2 फ्रेजेस का इस्तेमाल हो सकता है। फ्रेज या तो इन से स्टार्ट होगी या फिर ऑफ से स्टार्ट होगी, इसके अलावा किसी से स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। अनदर वे ऑफ बीइंग स्पेसिफिक इज बाय प्लेसिंग अ रिलेटिव क्लॉज आफ्टर द सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि दूसरा तरीका यह हो सकता है कि हम उसे स्पेसिफिक करने के लिए, उसे निश्चित करने के लिए हम लोग एक रिलेटिव क्लॉज रख दें सुपरलेटिव एडजेक्टिव के बाद। दिस ऑफर इज द बेस्ट आई एम गोइंग टू गेट, यानी कि ये जो ऑफर है ये सबसे बेस्ट है। बेस्ट किसके लिए आया? ऑफर के लिए आया। क्लॉज क्या आ गया? आई एम गोइंग टू गेट, जो कि मैं लेने वाला हूं वो क्या है? सबसे बेस्ट ऑफर है। ये यहां पर हमारा रिलेटिव क्लॉज बन रहा है। ये पूरा का पूरा वाक्य किसके बारे में है? कि ये बेस्ट है जो मैं लेने वाला हूं, और इस ऑफर के बारे में जो मैं लेने वाला हूं, यानी कि इस पूरे के पूरे सेंटेंस का एक रेफरेंस दे रहा है कि भाई जो ये ऑफर मैं लेने वाला हूं ये सबसे बेस्ट ऑफर है, यानी कि और जितने ऑफर्स मैं ले सकता हूं यहां पर ये अनटोल्ड हो गया, कि अपने आप हम समझ सकते हैं कि भाई इसके सामने 8-10 ऑफर है, लेकिन जो ये लेने वाला है वो सबसे बेस्ट ऑफर है। तो इससे भी हमें यहां पर हेल्प मिलती है। नेक्स्ट हमारा यहां पर क्या बनता है? नोट दैट इफ द सुपरलेटिव अकर्स बिफोर द नाउन, अगर सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल नाउन से पहले किया जा रहा है, वही एट्रीब्यूटिव पोजीशन के अंदर, द इन और ऑफ फ्रेज जो है या रिलेटिव क्लॉज जो है वो हमेशा उस नाउन के बाद में आएगा, उस नाउन से पहले नहीं आएगा। ये एक नेचुरल सी बात है कि अगर उसके साथ में कोई क्लॉज आ रहा है, यानी कि एट्रीब्यूटिव पोजीशन के अंदर अगर हम लोगों ने किसी भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया है, तो उस नाउन के बाद ही आएगा क्लॉज, उस नाउन से पहले आ नहीं सकता। ठीक है, जैसे कि
द बेस्ट रेस्टोरेंट इन टाउन। अब यहां पर द बेस्ट के बाद में यहां पर द बेस्ट इन टाउन रेस्टोरेंट तो आप वैसे भी नहीं बोलोगे, बोलते हो क्या कभी? आपने कभी बोलते हो सुना है किसी को द बेस्ट इन टाउन रेस्टोरेंट? ऐसा हम कभी भी नहीं बोलते हैं। तो डेफिनेटली ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे आ गई हमारी सुपरलेटिव डिग्री, इसके बाद आ गया हमारा नाउन और इसके बाद में आ गया हमारा फ्रेज, राइट? तो हमेशा नाउन के बाद में आएगा, इन या ऑफ वाला फ्रेज कभी भी नाउन से पहले नहीं आ सकता। द बेस्ट ऑफर, वापस द बेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री, ऑफर हमारा नाउन और आई एम गोइंग टू गेट वापस से जो हमारा फ्रेज है वो लास्ट में आएगा। क्लॉज जो है, रिलेटिव क्लॉज जो है वो हमारा लास्ट में ही यूज होगा, नाउन से पहले तो हम लोगों ने वो लगा दिया, अब ना तो उससे पहले जा सकता है ना इन दोनों के बीच में आ सकता है। ऑल्दो, जबकि दे यूजुअली अकर्स बिफोर अ सुपरलेटिव डिग्री, इट इज समटाइम्स लेफ्ट आउट इन इनफॉर्मल स्पीच और राइटिंग। कई बार हम इसे इनफॉर्मल स्पीच जब हम बातचीत कर रहे होते हैं, देखो गाइस जब हम स्टेटमेंट देते हैं ना तो हमें भूमिका बांधनी पड़ती है पूरी, हमें पता नहीं होता है कि किस बारे में क्या बातचीत चल रही है। लेकिन जैसे आप लोगों ने मेरे से पूछा कि कहाँ हो, मैं कहूँगा इन द क्लास, तो क्योंकि आपके क्वेश्चन का मेरे पास रेफरेंस है कि आप कहाँ हो, तो मैंने एक छोटी सी बात बोली इन द क्लास और आपने अपने क्वेश्चन से उससे अटैच किया, पूरी बात को आप समझ गए। तो कम्युनिकेशन में चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। लेकिन जब मुझे स्टेटमेंट देना है, ठीक है, अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते मैं कह दूँ इन द क्लास, तो आप क्या कहोगे? सर इसका रेफरेंस क्या है, किस बारे में आप कह रहे हो इन द क्लास? किसी ने मेरे से पूछा कि पानी की बोतल कहाँ पड़ी है, तो मैं कह रहा हूँ इन द क्लास, तो समझ में आता है। कोई मुझसे कहता है कि अभी आप कहाँ हो, आप किस जगह पे पढ़ा रहे हो, आप हॉल में पढ़ा रहे हो कि क्लासरूम में पढ़ा रहे हो या रूम में पढ़ा रहे हो, तो आप कहाँ पढ़ा रहे हो, तो मैं अगर एक वर्ड कह दूँ तो उसका रेफरेंस बन जाएगा। लेकिन बिना किसी बात के एक स्टेटमेंट में अगर मैं कह दूँ इन द गार्डन, अब मुझे बताइए इन द गार्डन का रेफरेंस क्या है? यहाँ पर इसका कोई रेफरेंस नहीं है। तो स्टेटमेंट में हमें क्या होता है, पूरी जानकारी देनी पड़ती है। लेकिन ये क्या कह रहा है, इनफॉर्मल स्पीच। इनफॉर्मल स्पीच का मतलब क्या हो गया, बोलचाल में या जब नॉर्मली हम एक स्पीच दे रहे होते हैं, यारों दोस्तों में हम बात कर रहे होते हैं, तो वहां पर हमारा ये फॉर्मेट काम आ जाता है। दिस वन सीम्स टू बी चीपेस्ट, यानी कि ये चीज, ये एक जो जूते की जोड़ी तुमने जो पहन रखी है, ऐसा लग रहा है, दिस सीम्स टू बी, यानी ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे कि सबसे ज्यादा सस्ती है, द चीपेस्ट, दिस वन सीम टू बी चीपेस्ट। तो यहां पर मुझे द का यूज नहीं करना पड़ा क्योंकि एक इनफॉर्मल स्पीच है। इनफॉर्मल स्पीच में वैसे भी आप देखोगे, नॉर्मली भी आप देखोगे कि कभी भी हम लोग ज़्यादा जो फॉर्मल ग्रामर है, हमारी फंक्शनल ग्रामर है, उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा गाइस, ये बात ध्यान रखना। ये जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो तो कभी भी इस रूल को अप्लाई नहीं करना, क्योंकि वहां पर आपसे हमेशा फॉर्मल इंग्लिश ग्रामर ही पूछी जाती है। हाउएवर, फिर भी द कैन नॉट बी लेफ्ट आउट व्हेन द सुपरलेटिव इज फॉलोड बाय ऑफ या फिर इन फ्रेज आता है, तो द जो है, जैसे इसने यहां पर द का यूज नहीं किया है, तो ये चीज गलत है। ये यहां पे क्या कह रहा है, आप कुछ भी करो लेकिन आप ये जो द है, इस द को नहीं छोड़ सकते जब आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हो, साथ में ऑफ या इन से रिलेटेड फ्रेज आता है और अ रिलेटिव क्लॉज, साथ में रिलेटिव क्लॉज आता है जो इंडिकेट कर रहा होता है ग्रुप ऑफ पीपल को या थिंग्स को, जो कि दिखा रहा होता है लोगों का समूह या वस्तुओं के समूह को, बीइंग कंपेयर्ड, जिनका की कंपैरिजन किया जा रहा है। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर बार बार कंपेयर्ड क्यों आ रहा है, हम तो सुपरलेटिव डिग्री पढ़ रहे हैं, हम तो कंपेरेटिव डिग्री तो पढ़ नहीं रहे, हम तो सुपरलेटिव डिग्री के यूज देख रहे हैं। अब देखो यहाँ पर एक व्यक्ति है और यहाँ पर ये 7 व्यक्ति हैं, तो मुझे बताओ 7 व्यक्ति, ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ कि ये एक 8 लोगों की एक क्लास है, उसमें से ये जो है ये सबसे लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट मतलब टॉलेस्ट है, सबसे लंबा स्टूडेंट है, सबसे लंबा विद्यार्थी। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखोगे तो इन 7 की लंबाई और इस 1 की लंबाई के बीच में तुलना हो रही है। ये 7, ये 1 जो है ये अपने आप में 1 यूनिट बन गया और ये जो 7 हैं ये अपने आप में 1 यूनिट बन गए, और इन दोनों के बीच में तुलना की जा रही है। तभी तो हमें पता चला कि समूह के अंदर क्या है, ये सबसे टॉलेस्ट है। गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए यहां पर बार बार कहा जा रहा है कंपेयर्ड, कि जिन्हें आप कंपेयर कर रहे हो। गेटिंग माय पॉइंट? अब मैं चाहूं तो इन्हें इंडिविजुअली एक एक से कंपेयर करूंगा ना, तो कंपेरेटिव डिग्री निकल जाएगी। लेकिन जब पूरे कंपैरिजन का रिजल्ट आउट होगा कि भाई ये ही कक्षा में सबसे
लंबा विद्यार्थी है, तो वहां पर क्या बनेगा, सुपरलेटिव डिग्री बनेगी, कंपेरेटिव डिग्री नहीं बन सकती है। इसलिए गाइस यहाँ पे कंपेयर्ड वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। अब देखिए, दिस वन इज द चीपेस्ट, बिल्कुल सही, दिस वन इज चीपेस्ट, गलत, दिस वन इज द चीपेस्ट ऑफ द न्यू डिजाइन्स, सही, दिस वन इज चीपेस्ट ऑफ द न्यू डिजाइन, गलत, दिस वन इज द चीपेस्ट आई कुड फाइंड, सही, दिस वन इज चीपेस्ट आई कुड फाइंड, गलत। तो यानी कि ये 3 सही है और 3 गलत क्यों है, जिनमें द प्लस सुपरलेटिव डिग्री आया है वो सारे सही, और जहां पर सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का यूज नहीं किया गया है वो सारे गलत। समटाइम्स पजेसिव प्रोनाउंस आर यूज इंस्टेड ऑफ द बिकॉज बिफोर अ सुपरलेटिव डिग्री। इस बात को हम लोग थोड़ा ध्यान से देखते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री जो है उसके आगे द का यूज करना है, ये अब तक हम लोग बार बार इस चीज को हम लोग बोलते हैं, लेकिन इस द का भी एक हमारे पास ऑप्शन बन जाता है कि भाई अगर द यूज नहीं करें तो क्या यूज करें। तो यहां पर हम पजेसिव प्रोनाउन, जिसे हम रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। माय, आर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर। इन सब का इस्तेमाल किया जा सकता है किसकी जगह पर, द की जगह पर इन सभी का इस्तेमाल किया जा सकता है और वो सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। माय यंगेस्ट ब्रदर करेक्ट है क्योंकि आई एम सॉरी, माय यंगेस्ट ब्रदर बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। क्यों करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री से पहले किसका इस्तेमाल हो गया, पजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हो गया। देखिए माय यहां पर है कि नहीं है। हर मोस्ट वैल्यूएबल पीस ऑफ ज्वेलरी, तो देखिए मोस्ट वैल्यूएबल हमारा क्या हो गया, मोर और मोस्ट। तो मोस्ट अगर आ रहा है तो हमारा क्या बन रहा है, सुपरलेटिव डिग्री बन रहा है। उससे पहले क्या है, हर, तो देखिए यहां पे हर का मैंने यहां पे इस्तेमाल किया ही है। ठीक है, यहां पर मैंने हर का यूज किया है। नेक्स्ट आता है, ऑर्डिनल नंबर्स आर ऑफन यूज्ड विथ सुपरलेटिव डिग्री टू इंडिकेट दैट समथिंग हैज मोर ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी। तो कई बार सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, कार्डिनल नंबर्स का यूज यहाँ पर, सॉरी ऑर्डिनल नंबर्स का यूज हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, जहां पर हम किसी एक पर्टिकुलर क्वालिटी को फिक्स वे के अंदर बताना चाहते हैं। मोस्ट अदर ऑफ इट्स काइंड के उसी तरह की और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उनमें से ये कौन से नंबर पे है, समझ रहे हैं मेरी बात, उनमें से ये कौन से नंबर पे है। तो इंडिया जो है पॉपुलेशन के मामले में कौन से नंबर पे आती है, इंडिया पॉपुलेशन के मामले में वर्ल्ड में कौन से नंबर पे है, सेकंड नंबर पे। ठीक है, तो मोस्ट पॉपुलस कंट्री कौन सी है, मोस्ट पॉपुलस कंट्री बोलेंगे ना कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है, चाइना है। तो इंडिया को हम क्या बोलेंगे, सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री। तो सेकंड का इस्तेमाल हो गया ना मोस्ट से पहले, तो मोस्ट भी आ गया, लेकिन उससे पहले हमने क्या करा, एक सुपरलेटिव डिग्री में ऑर्डिनल नंबर का यूज भी कर लिया। ऑर्डिनल नंबर का यूज पहले बता चुका हूं, नंबर 2 तरह के होते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। 1 2 3 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरीके से हम ऑर्डिनल नंबर को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ से लिखते हैं। एग्जांपल देखें, इट इज द थर्ड लार्जेस्ट सिटी। अब सिटी से पहले लार्जेस्ट आ गया, लेकिन लार्जेस्ट से पहले द ना लगा करके क्या लगाया, थर्ड लगाया, और उससे पहले हमने द का यूज किया। इसका मतलब लार्जेस्ट से पहले द नहीं आया, थर्ड से पहले द का यूज होगा। द कैथेड्रल इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलर, द सेकंड मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन। यानी कि कैथेड्रल जो है वो दूसरे नंबर पे, जितने भी लोग यहाँ पर टूरिज्म के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, उनके लिए सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा देखे जाने वाली चीज है या घूमे जाने वाली चीज है। तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन सी है, एक नंबर पे मान लो कुछ और है, तो सेकंड नंबर पे जो आ रही है वो भी हम द से उसका इस्तेमाल करेंगे, द के साथ सेकंड का इस्तेमाल हम करते हैं। इन इनफॉर्मल कन्वर्जेशन, वापस वो इनफॉर्मल कन्वर्जेशन की बात आ गई। सुपरलेटिव्स आर ऑफन यूज इंस्टेड ऑफ कंपेरेटिव
व्हेन कंपेयरिंग टू थिंग्स, यानी कि जब दो चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा होता है तो कई बार एक बोलचाल की भाषा में हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल ना करके वहां पे किसका इस्तेमाल कर लेते हैं गाइस, सुपरलेटिव डिग्री का हम वहां पर यूज कर लेते हैं जब हम दो चीजों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब देखिए, व्हेन कंपेयरिंग अ ट्रेन जर्नी एंड अ कार जर्नी टू एडिनबर्ग, एडिनबर्ग जाने के लिए हम कार से जाने की और बस ट्रेन से जाने की जो जर्नी है, हमारी जो यात्रा है, उन दोनों को कंपैरिजन कर रहे हैं। समवन माइट से, तो कोई बोलचाल की भाषा में, आम भाषा में क्या बोलेगा, द ट्रेन इज क्विकेस्ट रेदर देन द ट्रेन इज क्विकर। अब जब ट्रेन और कार की बात हो रही है तो जब दो में तुलना हो रही है तो उसको क्या बोलना चाहिए था, उसे बोलना चाहिए था ट्रेन इज क्विकर, लेकिन वो ट्रेन इज क्विकर ना बोल करके क्या बोल देता है, द ट्रेन इज क्विकेस्ट। तो यहां पर बोलचाल की भाषा में ये चीज तो केवल एक समझने के हिसाब से हम उसे ले सकते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली इसे गलत माना जाता है। सुपरलेटिव्स आर नॉट जनरली यूज्ड इन दिस वे इन फॉर्मल स्पीच और राइटिंग। और हमारा जो एग्जाम है, जो भी एग्जाम में हमसे पूछा जा रहा है, वो सब फॉर्मल स्पीच और फॉर्मल राइटिंग के अकॉर्डिंग ही पूछा जाएगा, तो हमें इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। लास्ट हमारा टॉपिक है गाइस, लास्ट एंड लीस्ट, उसे एक बार ध्यान से देख लीजिए। द अपोजिट ऑफ कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स। अपोजिशन यानी कि जब हम, अभी तक तो हम कह रहे हैं कि ये अच्छा है, ये इससे अच्छा है, ये वो सबसे अच्छा है, ये लंबा है, ये उससे लंबा है, ये सबसे लंबा है, ये खूबसूरत है, ये इससे खूबसूरत है, वो सबसे खूबसूरत है। तो अगर हम यहां पर ये सीधी सारी चीजें पॉजिटिव वे में देख रहे हैं, ठीक है, यही चीज अगर हमें नेगेटिव वे में देखनी हो कि लंबा है, से कम लंबा है और सबसे कम सुपरलेटिव डिग्री में है, समझ में आई मेरी बात, जहां पर हम डिग्रीज को इंक्रीजिंगली नहीं देख रहे, डिक्रीजिंगली देख रहे हैं, वहां पर हमें क्या सावधानी रखनी होती है। तो जैसे कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के अंदर हम ER या EST का यूज करते हैं या मोर या मोस्ट का यूज करते हैं, हमेशा जब उसकी क्वालिटी को हम बड़े अमाउंट में, ग्रेटर अमाउंट के अंदर बताते हैं कि भाई ये इससे अच्छा है, ये उससे अच्छा है, ये सबसे अच्छा है। तो ऐसी कंडीशन में जब हम रिलेट करते हैं दूसरों से, अगर हम बात करना चाहते हैं एक ऐसी क्वालिटी की जो कि स्मॉलर हो अमाउंट में, यहां पर तो अमाउंट में कैसे चल गए गाइस, ग्रेटर इन अमाउंट, यानी कि अमाउंट में, अमाउंट ऑफ क्वालिटी में बेहतर है, उससे बेहतर है। लेकिन अगर वही स्मॉल हो अमाउंट में, जो बेहतर था उससे कम बेहतर है और सबसे कम बेहतर है, राइट और रॉन्ग, तो उसके लिए हमें किसका इस्तेमाल करना चाहिए, अपोजिशन दिखाने के लिए हम यूज करते हैं लेस का। किसका यूज करते हैं गाइस, लेस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मोर का बनता है, और द लीस्ट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जो कि बनता है हमारा मोस्ट का। यानी कि अगर मैं कह रहा हूं चीप, सस्ता, अब मैं क्या कहूंगा इसमें, लेस चीप, कम सस्ता, और अगला मैं क्या कहूंगा, द लीस्ट चीप। लीस्ट चीप का मतलब सबसे सस्ता नहीं हुआ, सबसे कम सस्ता। गेटिंग माय पॉइंट, यानी कि महंगे के आसपास ही भैया, आप इसे सस्ता नहीं कह सकते। सस्ता से सस्ता और सबसे सस्ता उस तरह से नहीं चल रहा है। कैसे चल रहा है ये, कोई चीज चीप है, अब मैं कहूं कि ये चीप नहीं है, ये उससे कम सस्ती है। गेटिंग माय पॉइंट, तो मैं क्या कहूंगा, लेस चीप, राइट, और उसी के आगे कहूंगा द लीस्ट चीप, यानी कि महंगी के आसपास ही हो गई। तो यहां पर हम इस तरीके से इनका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जहां पर अब तक हम लगा रहे थे मोर, वहां लगा लो लेस, और जहां हम लगा रहे थे मोस्ट, वहां लगा लो द लीस्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, तो महत्वपूर्ण, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, कम महत्वपूर्ण, मोस्ट, लीस्ट इंपॉर्टेंट, द लीस्ट इंपॉर्टेंट। तो क्या बन जाएगा मेरा, द लीस्ट इंपॉर्टेंट का सबसे कम महत्वपूर्ण। बात समझ में आ रही है, 5 स्टेप बना दिए मैंने इसमें। मैं यहां कह रहा हूं इंपॉर्टेंट, ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट से अब यहां महत्वपूर्ण को ये तो बढ़ती हुई बता रहा है, बढ़ते हुए क्रम में बता रहा है, अगर घटते हुए क्रम में बताना होगा तो लेस और द लीस्ट से बताएगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो अगर हम नेगेटिव कंपैरिजन कर रहे हैं तो लेस और लीस्ट का इस्तेमाल करो, और अगर हम
बढ़ते हुए क्रम में जा रहे हैं, इंक्रीजिंग वे में जा रहे हैं, तो वहां पर मोर और मोस्ट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जैसे कि दिस सोफा इज लेस कंफर्टेबल, कोई चीज कंफर्टेबल है और मैं कहूं कंफर्टेबल से कम है, अब मैं नेगेटिव में आ गया तो मैंने क्या कहा, लेस का इस्तेमाल कर लिया। वी हैव बीन लेस पेशेंट देन माई सिस्टर, यानी कि मेरे पास हमेशा से ही कम पेशेंट होते हैं मेरी बहन की तुलना में। तो यहां पर हमने किसका इस्तेमाल कर लिया, लेस पेशेंट का इस्तेमाल कर लिया। लीस्ट जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के लेस क्वालिटी जो होती है बाकी दूसरों से। वापस वही एनी अदर का मतलब क्या हो गया, ग्रुप हो गया यहाँ पे। तो अगर ग्रुप है तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे ही नहीं, सॉरी उल्टा बोल दिया, सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे जब किसी समूह में से एक को कम या ज्यादा बताया जाता है। पर्सन और थिंग्स ऑफ इट्स काइंड, जो उसी की तरह की सारी चीजें हो। इट्स काइंड में पहले बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं फर्स्ट के अंदर, कि जहां कंपैरिजन किया जाता है 10 लोगों का कंपैरिजन किया जा रहा है तो एक ही क्वालिटी के बेस पे किया जाएगा, अलग अलग नहीं। किसी की मैथ्स में परफॉर्मेंस देख ली, किसी की साइंस में, किसी की इंग्लिश में, ऐसे 6 अलग अलग परफॉर्मेंस देख करके नहीं होता है। अगर बात हो रही है कि क्लास में कौन समझदार है और कौन डपोर है, इंग्लिश में बात हो रही है तो इंग्लिश के सब्जेक्ट के ही सबके मार्क्स देखो। ऐसे नहीं कि इंग्लिश में अगर किसी के 3 नंबर आए हैं तो वो खड़ा होकर बोलते सर मेरे मैथ्स में 9 नंबर आए, तो मैथ्स में 9 नंबर आए तो क्या करे भाई, यहाँ पे कंपैरिजन तो सिमिलर बेस पे होगा। मैथ्स की बात हो रही है तो सबके मैथ्स के नंबर, और इंग्लिश की बात हो रही है तो सबके इंग्लिश के नंबर। तो इट्स द लीस्ट एक्सपेंसिव, सबसे कम महंगा, कम। आगे नेगेटिव के अंदर, शी वॉज द लीस्ट इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, ये तो पॉजिटिव डिग्री चला गया, हमें चलना है नेगेटिव में, यानी कि कॉन्ट्रास्ट में चलना है, उल्टा चल रहे हैं हम लोग। तो लेस के बाद क्या आ गया, लीस्ट आ गया। द लीस्ट इंटेलिजेंट ऑफ द 3 सिस्टर, यानी कि 3 बहनों के अंदर ये सबसे कम समझदार है या बुद्धिमान है। यहां पर भी ध्यान रखना गाइस, ये ऑफ और इन वाला ही रूल चलेगा। गेटिंग माय पॉइंट, ऑफ फ्रेज और इन फ्रेज जो भी हमने थोड़ी देर पहले देखी है, यहां पर भी हम वही रूल फॉलो करते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, दैट इज इट फॉर टुडे। I hope the topic is very clear to everyone, and if there's any doubt and if there's any question, तो आप मुझे नीचे उसे टेक्स्ट कर सकते हैं एक बार। Thank you very much. Keep supporting us, keep liking us. Thank you very much. See you soon.